कि मेरे मम्मी पापा ने जो है मजदूरी करी है ज़िंदगी भर। तो मेरा बचपन से एक हमेशा सपना रहता था कि मैं वहाँ तक पढ़ूंगी जहाँ तक आखिरी सीढ़ी होगी पढ़ाई की। बहुत छोटी उम्र से 11वीं से ही मैंने जो है नौकरी करना शुरू कर दिया था पार्ट टाइम। मीडिया में एडमिशन लिया जामिया में। किसी ने ऐसे बोला कि लंबी हो पतली हो तो मीडिया में चले जाओ, तो वैसे सोच के चले गई। और मीडिया में गई तब पता चला कि असल में मीडिया होता क्या है, पीछे का क्या काम होता है, असल में क्या काम होता है बात है। और मुझे लगा मुझे अपना प्लेटफॉर्म शुरू कर देना चाहिए ताकि मैं अगर एक स्टोरी भी करूँगी महीने की तो वो मेरे खुद की होगी। जोहार, नमस्कार, आदाब। झारखंड विधानसभा टीवी के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जो झारखंड की धरती पे आई हैं। मीना मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पे। इस शख्सियत जो आज हमारे साथ जुड़ी हैं उनका परिचय काफ़ी लंबा है, लेकिन कुछ विशेष बातों को मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा कि ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने बहुजन समाज की आवाज़ को अपने रीजनल में नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है, उनके हक अधिकारों की बात की है। और इतना ही नहीं, जो आज विशेष मैं जानता हूँ, कुछ समय पहले सिंगापुर होकर आई थी, उससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में इन्होंने वक्तव्य दिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वक्तव्य दिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वक्तव्य दिया। तो कहीं ना कहीं एक संघर्ष हमें जो देखने को मिलता है कि एक बहुजन आवाज़ जब उठता है तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता हो या अन्य क्षेत्र में कभी कभी व्यवधान या चुनौतियां हमें को देखने को मिलती है। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। श्रीमती मीना कोटवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा संक्षेप में आप ही अपना परिचय कुछ बेहतर दें कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई और किस प्रकार से आप पत्रकारिता में आई। जी जोहार, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। आपने ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया मेरे बारे में। अपब्रिंगिंग का बताऊं तो मैं एक ऐसे इलाके में पढ़ी हूँ, एक ऐसे एरिया में पढ़ी हूँ जहाँ पे दलित और मुस्लिम ही ज़्यादातर रहते हैं। अम्बेडकर नगर है दिल्ली में, अम्बेडकर नगर, तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि किस तरह की कम्युनिटी वहाँ पर रह रही है। मेरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई। स्कूल के बाद अच्छा एक चीज़ और, मेरे पापा कभी पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनको हिंदी पढ़नी आती है और उनको पढ़ने का बहुत शौक है। उनके पेरेंट्स ने कभी उनको पढ़ाया नहीं, लेकिन वो जब मुझे पढ़ा रहे थे तो मेरा बचपन से एक हमेशा सपना रहता था कि मैं वहाँ तक पढ़ूंगी जहाँ तक आखिरी सीढ़ी होगी पढ़ाई की, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को किसी ने मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे वो मौका दे रहे हैं तो मुझे वहाँ तक पढ़ना। मुझे पता भी नहीं था बचपन में कहाँ तक आखिरी होता है, लेकिन बस शुरू से समझ में आ रहा था कि बस आखिरी तक पढ़ना है। तो पढ़ाई का माहौल ना होते हुए भी वो सब चीज़ें पढ़ाई की। बहुत छोटी उम्र से 11वीं से ही मैंने जो है नौकरी करना शुरू कर दिया था पार्ट टाइम, ताकि खुद के खर्चे उठा सकूं। फिर धीरे धीरे जो है मास मीडिया में एडमिशन लिया जामिया में। किसी ने ऐसे बोला कि लंबी हो पतली हो तो मीडिया में चले जाओ, तो वैसे सोच के चली गई। तो मीडिया का मतलब तब पता भी नहीं था। तो इस तरह से जो है आगे बढ़ती गई और मीडिया में गई तब पता चला कि असल में मीडिया होता क्या है, पीछे का क्या काम होता है, असल में क्या काम होता है। दर्शकों को शायद याद होगा, कुछ महीने पहले हमारे साथ हमारे एक एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, उससे पहले नॉर्वे में थे, डॉक्टर राहुल रंजन यहाँ आए हुए थे, उनसे भी चर्चा हुई थी। उन्होंने एक किताब लिखी थी, द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी। उसमें एक बड़ा खूबसूरत वाक्य लिखा था कि इट इज़ नॉट दैट द आदिवासीज और द दलित्स और द अंडर प्रिविलेज दे डोंट हैव वॉइसेस। ऐसा नहीं उनकी आवाज़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सो कॉल्ड जो एजुकेटेड या मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लोग हैं, वी लैक दैट स्ट्रक्चर ऑफ हियरिंग। शायद हमारे में वो सुनने की तंत्र ही नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इसको जोड़ते हैं, जो जो द मूक नायक जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया, एक संघर्ष बड़ा ही आज के, मुझे लगता है भारत में बहुत ही जाना पहचाना मीडिया बना है वो। तो इस दोनों को कैसे कनेक्ट करते हैं? द मूक नायक का आप संस्थापक हैं, फाउंडिंग डायरेक्टर कहूँ या फाउंडिंग मेंबर कहूँ, तो वो सोच कैसे आई? आदिवासियों के प्रति आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो एक एक करके हम बात करें। पहले आप मूक नायक पे प्लीज बोलें। जी, मूक नायक एक्चुअली मैंने पहले बताया जैसे कि मैं तो पता ही नहीं था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगी भी या नहीं, ऐसा कोई सपना नहीं था मेरा। लेकिन धीरे धीरे वो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आई कि जर्नलिज्म में चले गए और फिर कई जगह काम किया। दरअसल मैंने जब शुरू में मीडिया जब ज्वाइन किया था एक इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे जिस तरह की कास्ट की खबरें होती थी, आसपास के जो लोग थे वो कहते थे कि मैं क्या करूँगी यहाँ रह के। तो फिर मैं एकेडमिक में चले गई और फिर मैंने एमफिल जो है लखनऊ से किया और वहाँ चले गई लखनऊ। लेकिन उसी समय जो है एक इंटरनेशनल मीडिया में एक साथ बहुत सारी हायरिंग निकली थी। तो जो मेरे पार्टनर है उन्होंने बोला कि जिस वजह से तुम मीडिया छोड़ के गई हो, कम से कम वो वजह तुम्हें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी।
लेकिन फिर वहाँ अप्लाई किया और वहाँ सब कुछ हो गया, तो 2 साल काम भी किया। लेकिन फिर वहाँ से जब निकली तो बहुत सारे मीडिया के साथ काम करने की कोशिश की कि नहीं हो पाया, फ्रीलांस रखा लोगों ने, लेकिन नौकरी नहीं मिली। 2021 की बात है और मुझे लगा मुझे अपना प्लेटफॉर्म शुरू कर देना चाहिए, ताकि मैं अगर एक स्टोरी भी करूँगी महीने की तो वो मेरे खुद की होगी, क्योंकि इतनी पढ़ाई तो कर ही ली थी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो गया था कि मीडिया को मुझे पता है कि कम से कम कैसे काम करना है। तो वो शुरू किया। और दरअसल मूक नायक क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने 1920 में शुरू किया था, तो एक ये था कि कहीं मैं शुरू कर दूं तो कहीं कॉपीराइट का कुछ ना आ जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। तो कुछ लोगों से सजेशन भी लिया कि हम लोग मूक नायक शुरू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन मूक नायक का डोमेन नहीं मिला उस समय। तो फिर हम लोगों ने द लगाया उसमें, क्योंकि द एक तो ट्रेंड में भी है, पर फिर भी ये था कि हम एक जो नाम ले रहे हैं उसकी एक अपने आप में एक अहमियत है। तो उस अहमियत को तो मैं ख़राब नहीं कर रही। तो फिर लोगों से सजेशन लिया जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो बिल्कुल लगातार अम्बेडकराइट को फॉलो करते हैं, पूरा सब कुछ जानते हैं। तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं मीना, तुम शुरू कर दो आंख बंद के, क्योंकि मूक नायक के आगे अगर तुम द लगाते हो तो इसका मतलब ये है कि ये वही मूक नायक है जो डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू किया था, और ये ट्रेंड में भी है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इस तरह से शुरू किया गुस्से में, लेकिन अकेले शुरू किया था और वो कारवां आगे बढ़ता रहा कि जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय शुरू किया था, क्योंकि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की कोई बात नहीं कर रहा था उस समय भी, उनके मुद्दे कोई नहीं उठा रहा था। आज भी वही थी चीज़ें, आज भी वैसा ही है, कहीं मीडिया में दिखाई नहीं देते हैं, ये पूरा रिसर्च है सब कुछ। तो क्यों नहीं दिखाई देते, हमने सोचा अपना प्लेटफॉर्म खुद शुरू करते हैं, क्योंकि वो तो हमें जगह नहीं देंगे, लेकिन हम अपना तो प्लेटफॉर्म शुरू कर सकते हैं ना, जहाँ पे हमारी खुद की जगह है। जी मैं आपका बायोडाटा देख रहा था, छोटी छोटी सी जो ब्रीफ बायो मेरे पास आई थी, तो मुझे बड़ा खुशी हुआ, बहुत गर्व महसूस हुआ कि सेल्फ मेड वुमेन, और आपने बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस से काम किया है। मैं चाहूँगा आप 2-4 हमें उसके बारे में बताएं। इंटरनेशनल मीडिया में बिल्कुल मैंने काम किया। एक तो बीबीसी में मैंने शुरू में काम किया था, फिर उसके बाद तो नेशनल मीडिया में काम किया है। बाकी कई जगह जो है जिस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं, तो जो इंटरनेशनल मीडिया में प्रोफाइलिंग हुई है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, अल जजीरा हो गया, ला फिगारो हो गया, जॉर्डन न्यूज़, वॉइस ऑफ द अमेरिका, और बहुत सारे मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में लगा उनको कि जो जिस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं आज तक हुआ ही नहीं इंडिया में। ऑक्सफैम ने भी माना कि 75 साल बाद कोई अगर छोटे मीडिया इंस्टीट्यूट भी अगर मीडिया के लगा लें तो आज तक कहीं पे भी डाइवर्सिटी नहीं देखी। और जब उन्होंने हमें 19 में शामिल किया, सॉरी 19 में नहीं, उन्होंने हमें शामिल किया था ये 22 वाली रिपोर्ट में, जब 2022 वाली रिपोर्ट में जब उन्होंने हमें शामिल किया, तो पहली बात तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो हमें शामिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद शामिल करने के बाद ऐसा आया रिजल्ट कि हम लोगों को और खुशी हुई कि पहली बार कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें डाइवर्सिटी थी, तो वो मूक नायक था। बहुत बढ़िया। तो एक इतिहास हम लोगों ने रच दिया कि अगर आप हमें मौका देते तो हम लोग कहाँ से कहाँ होते। तो वो सब चीज़ें जब इंटरनेशनल मीडिया को लगा कि ये चीज़ें तो पहली बार होती है, तो इसमें मुझे कोई खुशी नहीं है कि क्योंकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्यों आज तक नहीं हुआ? इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट निकले, इतने सारे संस्थान हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, क्यों काम नहीं हुआ? अगर हम लोग पहली बार कर रहे हैं तो ये गलत है, लेकिन फिर भी उनके लिए ये पहली बार था, तो ये पहली बार ही शुरू हुआ। तो इस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में वो कवरेज मिली। यहाँ के लोगों को तो हम लोग आज भी कुछ लगते नहीं हैं, यहाँ के लोगों के लिए हम कुछ भी है नहीं। तो बस बहुत खुशी हुई जो आप बता रही हैं, मुझे लगता है दर्शकों को भी ये पसंद आएगा, क्योंकि झारखंड भी ऐसा समावेश है जहाँ समुदाय भिन्न समुदाय हैं, जाति हैं, एसटी एससी ओबीसी हैं, तो शायद ये आवाज़ मुझे लगता है अनेकों को प्रेरणा देगा। मुझे लगता है खासकर हमारी जो बच्चियां हैं या महिलाएं, उनको खास रूप से प्रेरणा देगा। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि अब हार्वर्ड भी गई, जहाँ बहुत से स्कॉलर्स को जाने का सपना होता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी या तो फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। तो किसी एक यूनिवर्सिटी का जो आपका एक अनुभव रहा हो, कृपया उसके बारे में थोड़े बताएं, तो शायद दर्शक से थोड़ा लाभुक हो सकें। जी देखिए, जब मिशिगन गई थी, मिशिगन में भी बोला, हार्वर्ड में भी बोला, फिर उसमें मैं कोलंबिया गई थी जब लास्ट ईयर गई थी। इस साल मैं सेंटा क्रूज गई थी, कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, 2 जगह वहाँ पे बोला था। तो लेकिन जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है और जो सबसे अच्छा जो मुझे लगा कि हाँ ये मेरे लिए गर्व का है, वो कोलंबिया था, क्योंकि मैंने उसी हॉल में से, उसी मंच से बोला जहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था।
तो वो जब याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला, मुझे वो मौका मिला, मुझे वो जगह मिली जहाँ डॉक्टर अंबेडकर पढ़े थे, जिस हॉल से उन्होंने लोगों से बात की थी, उसी जगह से मैंने भी कुछ बात की। तो वो मेरे लिए बहुत गर्व का महसूस था। हाँ। अच्छा मीना जी, एक चीज़ मुझे ये भी जानना है, क्योंकि झारखंड हमारा आदिवासी बहुल राज्य है और जिस तरह से मैं मूक नायक को फॉलो करता हूँ, आपके जो न्यूज़ आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, उसको फॉलो करता हूँ, तो आदिवासियत को लेके भी आपकी एक अलग अच्छी दृष्टिकोण है और जहाँ पे आप सकारात्मक चीज़ों को या तो जो नकारात्मक है उसके बारे में भी आवाज़ उठाती हैं, सकारात्मक चीज़ों को भी सामने रखती हैं। इस आदिवासी बहुल राज्य जो मुझे लगता है 24 वर्ष हो गए हैं, तो कौन-कौन से चुनौतियाँ आपको कुछ खास चुनौतियाँ कभी आपको देखने को मिली हो और उसको आपने उसको कैसे टैकल किया? अगर झारखंड का संदर्भ हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपका टीम तो पूरे भारत में फैला हुआ है, आप कहीं से भी। मैं शुरुआत तो मीडिया से करूँगी क्योंकि एक जर्नलिस्ट हूँ। और फिर अभी मैं गई थी बस्तर 2 साल पहले। तो बस्तर में जब मैंने देखा, बिल्कुल पूरा आदिवासियों के बीच में मैं रही थी और वो पूरा एकदम अलग अनुभव था। हम लोग लगातार स्टोरीज तो कर ही रहे थे, लेकिन वहाँ जब मैंने देखा, क्योंकि वहाँ ना बिजली थी, वो सोलर से दिन में अपने फ़ोन चार्ज करते थे, जो बिजली उनको चाहिए थी वो दिन में अगर सूरज है तो वो होगा। ना बिजली थी वहाँ, ना पीने का पानी है, कोई ऐसा एक्सेस नहीं है। महिलाएं कितना डर के रहती हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है उनके साथ, कभी अकेले नहीं जाती हैं, अंधेरा हो जाए तो कुछ नहीं कर सकती हैं। हॉस्पिटल जाने के लिए आपको जो है कई किलोमीटर आपको जाना पड़ता है। किसी की डिलीवरी हो तो सोचिए, किसी का जन्म लेना और मृत्यु तो हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसे में आपको कई किलोमीटर का जो फासला है वो देखना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए बिल्कुल अलग दुनिया थी। मैं दिल्ली से जब उधर बस्तर गई तो मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ तो आज़ादी अभी तक आई नहीं है, ये तो दुनिया ही अलग है। क्या ये इंसान नहीं है जो अभी तक केंद्र में नहीं पहुंच पाए हैं, या इनकी जो इशू हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं? तो इस तरह लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी के जो मुद्दे हैं वो लेकर आए। मैं कुछ नहीं हूं उनके आगे, उनके पास खुद के इशू हैं, खुद की जबान है, खुद के, लेकिन बस एक प्लेटफॉर्म है मूक नायक, जिसके जरिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज़ें भी आएँ, उनकी आवाज़ें भी जो है सुनी जाएँ। जी, झारखंड अभी एक आदिवासी मुख्यमंत्री के हाथों में है और शायद ये भावना उन बाहर भी होगी कि आदिवासी एक राज्य कैसे चला रहा है या क्या कठिनाई है। ये आपके इसमें क्या दृष्टिकोण है, क्या टिप्पणियां हैं कि किस प्रकार से अभी सरकार कार्य कर रही है और कौन बेहतर, मैं चाहूँगा योजनाओं पे व्यक्तिगत टिप्पणी से बेहतर होगा कि योजनाएं या तो जो कार्यशैली है उस पर टिप्पणी। देखिए, मैं तो हमेशा समझती हूँ जो हमेशा आखिरी पायदान पे है उसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो आखिरी पायदान पे है वो आगे वालों को जरूर मौका देगा और वो उनको देख रहा है और उनकी समस्या समझ रहा है। लेकिन हम जो सबसे आगे खड़ा है, अगर उसको मौका देंगे, वो तो पीछे वाले को देखता ही नहीं है। आंखें तो पीछे है नहीं ना, आपकी आंखें आगे ही है, तो वो आगे वालों को ही देखेगा, तो वो पीछे वालों को देख ही नहीं सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि आदिवासी जो हैं उस कम्युनिटी के हर जगह डिसीजन मेकिंग में लोग होने चाहिए, क्योंकि उनके खुद के अपने दर्द हैं जो खुद बता सकते हैं। उन्हें क्यों किसी और की ज़रूरत है? क्यों कोई मीना कोटवाल बताएगी कि किसके क्या मुद्दे हैं? सबके अपनी जुबान है, सबका सब कुछ है, सब बोल सकते हैं, सब हिंदी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते तो सुन सकते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, कई बार कई लगता है कि नहीं तुम ज़्यादा बोल रही हो, इतना होता नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज भी मेरे समाज में वो महिलाएं हैं, वो ऐसे लोग हैं जो नहीं बोल पाते, उनको सुना जाए, ताकि वो नहीं बोल पा रहे तो मैं बोल सकूँ और मेरे ही जरिए उनको सुना जाए। जी जी जी। तो इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, उन महिलाओं को उनके मुद्दे होने चाहिए, उनके सुने जाने चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पे झारखंड में सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने शुरू की। जैसे मैं देख रही थी सावित्रीबाई फुले की जो इस योजना चल रही है, किस तरह से पढ़ाया जाए, मैया सम्मान योजना, ये तो खैर और भी लोग देने की कोशिश करते हैं कि कैसे महिलाओं को हम लोग करें, लेकिन मैं अभी 2 दिन से देख रही थी कि महिलाएं बहुत जुड़ी हैं। मैंने कई सारे इलेक्शन देखे हैं, कई सारी रैलियों में मैं भी गई हूँ, लेकिन जो महिलाओं का जो क्राउड मैंने यहाँ देखा है, मैंने सच में कहीं नहीं देखा। मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो उनकी तारीफ कर रही हूँ, ये सच बात है, मैंने नहीं देखी है। और उन महिलाओं से मैंने बात की, बहुत सीधी हैं और वो जिस उम्मीद में जाती हैं, उनको क्या चाहिए? बिल्कुल, उनको शिक्षा चाहिए, उनका बच्चा पढ़ सके, ठीक है, उनको हॉस्पिटल चाहिए, कुछ हो तो
हॉस्पिटल चले जाएं, जो बेसिक ज़रूरत है, पीने का पानी मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही उनकी बेसिक ज़रूरत है। अगर जो सरकार ये पूरा कर दे तो वही सरकार अच्छी है। बाकी तो आप और चीज़ें जो दे दें वो तो सब बात की बातें हैं, लेकिन अगर सबसे पहले अगर आप शिक्षा दे देंगे और शिक्षित कोई हो जाएगा तो वो इतना काबिल हो जाएगा कि वो खुद से कमा सके, खुद से सब चीज़ें ले सके। ये सबसे ज़रूरी है कि शिक्षित होना है। और आज हमारी कम्युनिटी में दलित हो, आदिवासी हो, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी है जहाँ पे शिक्षा नहीं पहुँच पाई है, तो शिक्षा सबसे पहले पहुँचे, बाकी बात की बात। अच्छा जी, मैं थोड़ा गर्व और खुशी से बताना चाहूँगा कि सरकार ने, अभी जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने 2-3 कार्यक्रम बहुत ही एक्सीलेंट तौर पे शुरू किया है, जो मुझे मेरे दिल के करीब भी है। एक तो ओवरसीज़ स्कॉलरशिप है, बरांगो के ओवरसीज़, जहाँ पहले सरकार ने तय किया था कि 10 बच्चों को लंदन पढ़ने भेजेंगे। बरामगोंग के जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा, उनके नाम पे, जो वहाँ यूके में पढ़े थे। तो 10 आदिवासी बच्चों से शुरू होके अब उन्होंने 25 बच्चों को भेजना शुरू किया है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा स्टेप है। बहुत सारे बच्चे वहाँ जाके डिस्टिंक्शन ला रहे हैं, जो आदिवासी बच्चे थे। एक ऐसा बच्चा है जो डिस्टिंक्शन लाया, अजय हेम्ब्रोम, जिनके माता-पिता दोनों नहीं हैं। तो सरकार कहीं न कहीं, मुझे लगता है वो आखिरी पायदान की जो आप बात कर रहे थे, उनके लिए भी कार्य कर रही है। और आज उनका स्टेटमेंट भी आया कि जो 25 जो सीट है स्लॉट, उनको 100 करने वाले हैं। तो ये एक बेहतर हो गया। दूसरा, सीएम सर ने एक सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला है, जो एकदम अपग्रेडेड होगा, लैबोरेटरी होंगी, कंप्यूटर लैब्स हो गए, ये सब चीज़ों में है। और कुछ कमियां हैं, शायद मुझे लगता है आने वाले समय में उसको बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। आप अभी कुछ आदिवासी बहुल क्षेत्र में गए थे, कैसा अनुभव रहा? जैसे आप महिलाओं के बारे में तो बता दिए, एक तो लैंडस्केप होगा, यहाँ का जो वातावरण है, माहौल आपको कैसा लगता है? जैसे हम लोग एक बहुत सरल शब्दों में कहते हैं कि आदिवासी सीधे होते हैं, धोखा नहीं देना, सच बोलना, ऑनेस्टी होना, तो ये सब सारी गुणें तो हैं। आपका ग्राउंड इमोशनल असेसमेंट कैसा रहा यहाँ के लोगों को लेके? नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसे ही रहा था। मैंने कहा था ना, जब मैं बस्तर गई थी तभी मैंने ये चीज़ें देख ली थी। वो लोग बहुत सीधे थे, किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं आदिवासी। अभी मैं यहाँ पे भी जब 2 दिन से घूम रही हूँ, आपको देख रहे हैं कि अच्छा आप उनके बीच में नहीं है, तो तुरंत वो आप पे विश्वास करके आपको सारा दिल खोल के रख देते हैं, सब चीज़ें बता देते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि क्या चीज़ बतानी है, क्या चीज़ नहीं बतानी, किसके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इतने सीधे होते हैं, सब कुछ बता देते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसी चीज़ें हैं, वैसे। वो बहुत सीधे होते हैं, इसलिए क्योंकि वो प्रकृति से भी जुड़े हुए हैं। अगर वो शहर तक पहुँचेंगे तो देखिए शहर के लोग कितने चालाक होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। आपको दिखेंगे कि वो मीठे मीठे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार नहीं होते। लेकिन जो सच्चे असलियत में जो इंसानियत होती है, अगर आप इनके बीच में रहेंगे तो आपको वो देखने को मिलेगी, वो महसूस करने को मिलेगी। जी, उम्मीद करता हूँ आपको और अच्छा अनुभव हो झारखंड की धरती पे, और हम भी चाहेंगे कि आप बार-बार यहाँ आएँ, आपकी टीम यहाँ आए, क्योंकि जो द मूक नायक प्लेटफ़ॉर्म है, या आपका स्वयं का जो ट्विटर हैंडल है, उसमें आपने हमेशा जन मुद्दों को उठाया है। आदिवासी आवाज़ हो, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जितने भी हैं, जिनको शायद मुझे लगता है द वॉइस ऑफ वॉइसलेस कहना मुझे बहुत उपयुक्त लगता है आपके लिए। हमारे झारखंड जो है, बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। मात्र ऐसा नहीं, आज़ादी के बाद के लिए, आज़ादी से पहले भी अनेक जो विद्रोह हुए थे यहाँ, शायद 1855 की बात हो, 1832 कोल विद्रोह हो, 30-32 वाली बात हो, उससे पहले भी। तो यहाँ के लोगों में वो चीज़ रहा है कि उन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। और उसमें एक बड़ी अच्छी बात ये भी है कि आदिवासी समुदाय ने कभी अपना आधिपत्य जमाने के लिए आक्रमण नहीं किया है। जो भी हमें इतिहास मिलता है, दैट वाज फॉर सेल्फ डिफेंस। जब उनके टेरिटरी में आया, जैसा मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि जो सृष्टिकर्ता थे, उन्होंने पृथ्वी को बनाया, हमने पृथ्वी को संवारा, अब बीच में आप कौन आ गए, अब बीच में तुम कौन आ गए। तो ये सब कहानियाँ शुरू होती थी जब इनको एक जगह ले जाएगा, दामनी को, संताल परगना में आदिवासियों को जंगल साफ कराया गया, और उसके बाद उसमें लगान लगाया गया, टैक्स लगाया गया। तो उनको समझ में नहीं आया कि जो ज़मीन मेरा है, उसके एवज में मैं टैक्स किसी और को क्यों दूँ। तो ऐसा हमारा इतिहास रहा है। चाहे झारखंड आंदोलन की भी इतिहास रही, जब बहुत बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया। मैं ऐसे लोगों को बहुत जानता हूँ जो जंगल जंगल घूमे हैं, 7-8 दिन 10 दिन वो जंगल में रहे, फल फूल खाया, वहाँ का पानी पिया, उसके बाद वो रहे हैं। तो इतना रिच हिस्ट्री होते भी आपका असेसमेंट क्या कहता है कि झारखंड कहाँ पीछे रह गया? क्योंकि 24 वर्ष काफ़ी लंबा समय होता है। तो हमें उम्मीद थी कि और बेहतर, बहुत सारे कार्य बेहतर हो रहे हैं, लेकिन शायद इससे बेहतर हो सकता था। इस पे आपकी क्या टिप्पणी होगी?
देखिए 24 वर्ष इतना भी लंबा समय नहीं होता है। हमारे देश को तो 75 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी कितने सारे कामों में पीछे है। तो 24 साल बहुत ज़्यादा नहीं है। ऊपर से राजनीति, क्योंकि जो 24 साल आप कह रहे हैं उसमें हर किसी की राजनीति भी होती है। जब जो सरकार आती है वो राजनीति करती है। वोट लेने के लिए तो उनको दलित आदिवासी चाहिए, आदिवासी एरिया में जा रहे हैं वोट लेने के लिए कि उनको वोट करें। लेकिन क्या सिर्फ वोट ही उनका मकसद है या सच में उनको सुधार करना है, ये नहीं हम लोग समझ पाते। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, अभी आदिवासी कम्युनिटी में जाओ तो बहुत सीधे होते हैं। उनको छोटा झूठा भी वादा कर देंगे, उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत सच्चा वादा कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही जैसे ही सरकार बनती है किसी की, तो सब लोग भूल जाते हैं कि हमने क्या वादे किए, किसको वादे किए। 24 साल हो गए लेकिन फिर भी शिक्षा क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्यों आदिवासी कम्युनिटी आज भी बाहर निकल के नहीं आ पा रही? सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं रखना ना झारखंड के लोगों को, उनको दिल्ली भी पहुंचना है और दिल्ली से बाहर भी पहुंचना है, सब जगह उनको पहुंचना है। तो क्यों, क्या वजह है? क्या सच में जो सरकार आ रही है वो सच में इनके लिए काम करना चाहती है? ये हमें समझना पड़ेगा। और ये हमारा भी दायित्व होता है कि हम लोग भी उन लोगों को आगे लेके आएँ, क्योंकि मौका नहीं मिला और मौका बहुत बड़ा होता है। तो एक जगह मैं रिसर्च पढ़ रही थी, तो जब 2022 में एक रिसर्च आया था, मेरे पास है वो, तो डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट का था वो रिसर्च। और उसमें मेरी एक्चुअली इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट थे उनसे बातचीत हो रही थी। तो उसमें कह रहे थे कि ब्लैक और वाइट, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पे तो ब्लैक वाइट का चलता है, वहाँ पे तो कास्ट इस तरह से नहीं चलता, लेकिन ब्लैक वाइट का लोग समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि यूके में जो है 96% जो है वाइट पीपल जर्नलिस्ट को देखना पसंद करते हैं। ये रिसर्च है, ठीक है। और यूएस में 84% जो लोग हैं वो वाइट को देखना पसंद करते हैं। तो जब वो सब चीज़ें बता रहे थे, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने उनको बताया कि कम से कम उनके पास चॉइस है, ऑडियंस के पास चॉइस है ना, आप देखना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है यहाँ की ऑडियंस के पास। तो जब मैंने उनको ये चीज़ें बताई तो उनके लिए वो भी हैरत करने वाली बात थी कि ऑडियंस को जब आप एक ही जैसा खाना देंगे तो वो तो एक ही जैसा खाएगी और एक ही जैसा देखेगी और वो वही बोलेगी, लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है। तो आदिवासी कम्युनिटी अभी बहुत पीछे है, उनको आगे लाना बहुत है। 24 नहीं, मुझे लगता है अभी तो कई साल और लगेंगे उनको आगे लाने में। और यहाँ की सरकार के साथ हमारा भी काम है कि हम लोग उनको कैसे आगे लाएं। तो ये उनको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। दूसरा ये चीज़ कि आदिवासी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने प्रकृति को बचा के रखा, चाहे वो जंगल कटने हों, चाहे वो और चीज़ें हों। आप देखें कैसे पेड़ों से चिपक जाते हैं वो, जब उनकी जंगल कटने की बारी आती है, कैसे वो सड़कों पर उतर जाती हैं, कैसे वो एक आ जाते हैं। बस्तर की मैं एक चीज़ और बताऊँगी, क्योंकि वहाँ पे उसमें वो जब वो सड़क बन रही थी तो उसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था और वो जंगल काटे जा रहे थे उसके लिए, और भी चीज़ों के लिए, क्योंकि माइनिंग वगैरह भी थी तो जंगल काटे जा रहे थे। आदिवासी एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर आप एक बार कॉल कीजिए, आसपास के जितने गांव हैं सारे काम छोड़ के आ जाएंगे एक जगह। ये चीज़ मैंने देखी कि वो कैसे लाइन से लगते हैं, कितने सभ्य हैं। यहाँ शहर में आप बोलते रह जाइए, आप कॉल करके बुलाइए, अभी 4 लोग नहीं आएंगे आपको, लेकिन वहाँ पे सब एक साथ हो जाते हैं। तो जो सभ्यता है ना वो उन्होंने बचा रखी है, जो संस्कृति है वो उन्होंने बचा रखी है, जो प्रकृति है वो उन्होंने बचा रखी है। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो शब्द कम पड़ जाएं, लेकिन उन्होंने सब कुछ बचा रखा है। जी मीना मैडम, मैं एक थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। शायद सोशल मीडिया जैसा पहले जो हम न्यूज़, हाँ, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। छोटे छोटे न्यूज़ चैनल अब आ रहे हैं, बहुत कुछ पॉपुलर भी हो रहे हैं। मुझे लगता है शायद जो बड़े मीडिया हाउसेस, जो आप इंडिपेंडेंट जैसे आप लोग हैं, तो अपेक्षा हमारी यही होगी कि हैंड होल्डिंग हो। और शायद अच्छा आपने किया भी कि जब अभी 2 साल पहले ट्विटर ने एक्चुअली हम लोगों से संपर्क किया था कि कैसे हम लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी में कास्ट को ऐड करना चाहते। हम लोगों ने उनको ऐड करवाया लगातार बोल बोल के। मेरे साथ और भी लोग थे, लेकिन मैं भी उसमें एक शामिल थी। तो अगर आप देखेंगे तो जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, अगर आप किसी को रिपोर्ट करेंगे तो उसमें कास्ट भी ऐड है। कई सारे लोगों के जो है उस समय हैंडल हम लोगों ने वेरीफाई करवाए ताकि उन लोगों की बात भी पहुंच सके। क्योंकि अभी जैसे सोशल मीडिया में ये हो गया है कि अब किसी को किसी के माइक की ज़रूरत नहीं है। उनको नहीं ज़रूरत है कि कोई आज तक का माइक पहुंचे या किसी और मीडिया का, बड़े मीडिया हाउस का माइक पहुंचे। अब उनके पास सोशल मीडिया है, उनके पास फेसबुक है, उनके पास ट्विटर है, उनके पास इंस्टाग्राम है। मेरा हाथ कटा है, मैं बता दूंगी तुरंत कि मेरा हाथ कटा है। भले ही मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन मुझे बोलना आता है, मैं वीडियो बनाना जानती हूँ। सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सब लोग बता देते हैं। अब
मीडिया को उनकी ज़रूरत है उनके मुद्दे उठाने की, अब उनको नहीं ज़रूरत है उस मीडिया की, तो वो सोशल मीडिया के जरिए ही हो पाया। तो सोशल मीडिया ने एक बहुत ही स्ट्रांगली काम किया है इसमें कि अब सभी तरह की कम्युनिटी को, ऐसे लोगों को जिनके पास माइक नहीं पहुंच रहे थे, तो उनको एक अपना माइक खड़ा कर दिया, अपनी आवाज़ दे दी कि आप खुद बोल सकते हैं। ये अभी बड़ा डिबेट चला हुआ है कि जो जो टीवी में न्यूज़ आती है और अभी सोशल मीडिया में, चाहे यूट्यूब के माध्यम से या किसी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म से, क्या वो समीकरण बदल रहा है? जो पहले अब टीवी में लोग शौक रखते थे न्यूज़ सुनने का, शायद प्राइम टाइम हो, क्या आपका असेसमेंट क्या कहता है? क्या ये जो इक्वेशन है वो चेंज हो रहा है कि लोग शिफ्ट कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन की तरफ? टीवी आज भी एक पावरफुल आवाज़ है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि आज भी जब गाँव देहातों में जाएंगे तो टीवी वो लोग देखते हैं, और जो टीवी पे देख लिया उनको लगता है वही जो है पत्थर की लकीर है, सब कुछ सही है। लेकिन अगर आप जो थोड़ा सा ऐसे लोगों के बीच में जाएंगे जो लोग समझते हैं चालाकी को, अगर उनके बीच में, जैसे मैं टीवी नहीं देखती, हाँ, मैं भी नहीं देखता। ठीक है, तो मुझे पता है टीवी पे क्या दिखा रहे हैं, एक तरह की पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं, एक तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं, तो टीवी पे अब विश्वास नहीं होता। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिजिटल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तो प्रिंट भी लोग नहीं पढ़ते हैं, अब उनके पास ना इतना टाइम है ना कुछ है, सबको जो है 30 सेकंड में सब कुछ बता दो, इतना शॉर्ट का टाइम हो गया, शॉर्ट वीडियो चाहिए, रील्स में चाहिए इन्फॉर्मेशन भी, तो इस तरह का टाइम आ गया है। तो टीवी हम लोग नहीं देखते, लेकिन हम लोग डिजिटली हम लोग हो, लेकिन आज भी गाँव देहात में टीवी पे विश्वास करते हैं, तो लोग वो लोग तो देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने समय दिया, और झारखंड विधानसभा टीवी के सभी दर्शकों का विशेष आभार और धन्यवाद, और विधानसभा अध्यक्ष और हमारे जो झारखंड विधानसभा टीम, आप सबको पुनः जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।